हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली थी। एक में मैंने आपको पढ़ाया था सेल के बारे में सब कुछ, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है, यानी कि सेल साइकिल और सेल का डिवीज़न। और आज की क्लास में मैंने सेल टॉपिक और सेल साइकिल या फिर डिवीजन ऑफ सेल से जितने भी क्वेश्चन बने हैं एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में, वहां से 68 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जिससे कि मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूं। क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपसे ये कहूंगी कि आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आप करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच बायोलॉजिस्ट फर्स्ट गिव द नेम सेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस जीव विज्ञानी ने सबसे पहले कोशिका नाम दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी कॉर्क में। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये कॉर्क क्या होता है, तो जो पेड़ की छाल होती है ना, उसी से बनता है कॉर्क, और उसी में इन्होंने खोजा था डेड सेल 1665 में। अगर आपसे कहे कि किस बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया है, तो इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, उसी में इन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि सेल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट्स एनिमल सेल फ्रॉम प्लांट सेल। यहाँ पे कहने कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग होते हैं, यानी कि उनमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो इन दोनों सेल को अलग बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। अगर आपसे पूछे कि फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन द सेल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, सीजीएल 2019 का है, कि सेल में अगर राइबोसोम नहीं है तो कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो राइबोसोम, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये करता है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो अगर सेल में राइबोसोम नहीं है तो क्या नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। अगला क्वेश्चन है, सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क बाई डैश इन 1665। ये एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो सेल है उसको कॉर्क में 1665 में किसने डिस्कवर किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी 1665 में कॉर्क में की थी। अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि जो सेल डिवीजन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मायोसिस। माइटोसिस होता है ना, वहाँ पे पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। इसी वजह से हम माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि समसूत्री विभाजन। अगर बात करें मायोसिस की, तो वहाँ पे पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं और ये होती हैं हैप्लॉयड और ये होती हैं डिप्लॉयड। माइटोसिस की जो 4 फेजेस होती हैं, पी मैट का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन सी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल जो होती है ये स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, क्योंकि इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा इसमें से सेल का मेन पार्ट नहीं है। तो जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सेल मेम्ब्रेन तो इम्पॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वैक्यूल्स जो होते हैं ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनका इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है प्लांट सेल में। अगला क्वेश्चन है, which structural layer in some cell types is composed mainly of carbohydrates like cellulose, hemicellulose and lignin in the ratio
4:3:3 एंड सम फैटी सब्सटेंसेस लाइक वैक्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लेयर होता है सेल में जो कि सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन का बना होता है, और उनका रेशियो आप जरूर याद रखिएगा, एक एग्जाम में इसका रेशियो भी पूछा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेल वॉल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है वो कितना प्रतिशत होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 से 80% के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Second statement है water may also move across this membrane from lower to higher concentration. अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले वाले क्लास में ही बताई थी कि कोई भी चीज़ कभी भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं जाती। और पहला इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो ये भी मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट अच्छे से मेंशन किया था। आपको यहाँ से याद रखना है कि जो सेल वॉल होती है यानी जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है ना, ये फ्रीली परमिएबल होती है। कई बच्चों को ना इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, तो आप सीधे याद रखिएगा कि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये है कि किसी को भी ये अंदर आने देती है और किसी को भी सेल से बाहर जाने देती है। लेकिन जो हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग मिलियंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन, फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिस्पैच ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि मिलियंस मेम्ब्रेन से बाउंड राइबोसोम को कंटेन करता है और ये इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन, फोल्डिंग और क्वालिटी कंट्रोल में प्रोटीन्स के। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि आप सबने पढ़ा है और मैंने भी आपको बताया है कि पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है गोल्जी ऑपरेटर्स। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोडक्शन किसका, प्रोटीन का। तो मैंने आपको बताया था कि फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, स्पेशली अगर हम प्रोटीन की बात करें। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेल इज एन ओवरलैपिंग मेम्ब्रेनस सैक विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक थिकनेस दैट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, स्पेशली स्टेबल प्रोटीन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसकी थिकनेस वगैरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है और वो हेल्प करता है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। किसकी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करेगा? तो ये करता है प्रोटीन की पैकेजिंग एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे ना अब बहुत लोग ना आंसर मार्क करेंगे प्रोटीन देख करके राइबोसोम, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में होता या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में होता तो डेफिनेटली आधे बच्चे उस पर आंसर मार्क करके आते। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो कि प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करता है प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स की। तो ये जो प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये सेल का फूड होता है, तो इसका पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्जी ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोला था कि प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स की प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, तो वो काम होता है गोल्जी ऑपरेटर्स का। लेकिन यहाँ पे पूछा था ना प्रोडक्शन करता है प्रोटीन्स का, तो वो करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि राइबोसोम का वो ग्रुप जो कि mRNA से अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम कहते हैं पॉलीसोम्स। अगला क्वेश्चन है द सेल्स having well organized nuclei with a nuclear membrane are designated as। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा सेल जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई यानी कि एक अच्छा सा न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, लेकिन वो किसके बीच होता है?
न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके बीच में जो जेली लाइक ये फ्लूइड भरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको मैंने बताया था आपको कि जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि वो सेल जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल्स है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब ये है ना कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएटेड बाई एक्टिव सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से चैनल प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन है कि वो सेल में ना सबके पास वाटर ट्रांसपोर्ट करे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्वापोरिन्स का काम होता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सेल वॉल इज फॉलोड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जब सेल डिवीजन होता है उसके टाइम पे नई सेल वॉल बनती है तो वो किस चीज़ की एक्यूमुलेशन यानी किस चीज़ की इकट्ठा होने के बाद बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैगमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है विच इज प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है जो कि सेल वॉल की स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ ए सेल वॉल। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सेल वॉल का मेजर फंक्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन है इट वर्क्स एज ए स्टोरेज फॉर मटेरियल। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मटेरियल स्टोरेज के लिए होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो सेल वॉल होती है, ये जो एक्स्ट्रा कवरिंग होती है ना, ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ऑप्शन यहाँ पे बताइए जो कि प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर आप ये देखकर भी आंसर मार्क कर सकते हैं, ये जो स्पर्म होती है ये मेल बॉडी में पाई जाती है और ये यूकैरियोटिक सेल होती है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो है ना, हम यूकैरियोट्स हैं। तो आप ये देखकर भी आंसर मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे कह रहे कि प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला यहाँ पे लिखा है दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड। फोर्थ स्टेटमेंट है देयर साइज इज जनरली इन द रेंज ऑफ 1 to 10 माइक्रोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं ना, इनका जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हैप्लॉयड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल्स हैज ए डायमीटर ऑफ 10 माइक्रोमीटर एंड अबाउट हाफ ऑफ देयर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना तो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एज मिल जाता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि हैप्लॉयड यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता है क्लेमाइडोमोनास। हैप्लॉयड का मतलब होता है जिसमें एन के फॉर्म में मिलता है क्रोमोसोम। डिप्लॉयड का मतलब होता है जिनमें ना सेट्स में मिलते हैं क्रोमोसोम। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो उनमें पेयर्स में पाए जाते हैं क्रोमोसोम ना, तो इस वजह से हम ह्यूमंस जो है वो डिप्लॉयड हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों तरीके की सेल में मिलता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच सेल्यूलर स्ट्रक्चर कंट्रोल सेल मोटिलिटी, अधेशन एंड पोलैरिटी एट इंटरफेस एंड फैसिलिटेट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेंडल पोल्स ड्यूरिंग माइटोसिस। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरफेस के टाइम पे स्पिंडल जो ऑर्गेनाइज होते हैं ना माइटोसिस में, उसमें ये हेल्प करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। यहाँ पे कह रहे कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग होता है वो खुद की कॉपी बना सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये खुद की कॉपी बना सकता है। और एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना ये भी खुद की कॉपी बना सकते हैं। तो ऑप्शन में जैसा भी आएगा आप आंसर मार्क कर सकते हैं, दोनों सही होगा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं था तो माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइबोसोम। जब भी प्रोटीन की बात आएगी तो आप राइबोसोम आंसर मार्क कर सकते हैं, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल्स आर नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जिसको हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं सेल का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्जी ऑपरेटस को हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल अपीयर्स एज राउंडेड और सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेजरिंग अबाउट 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सॉसेज शेप का कौन सा सेल ऑर्गेनेल होगा, तो मैंने आपको बताया था पहले ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका शेप सॉसेज शेप का होता है और ये क्वेश्चन सीपीयू में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, विच component of the cell organelles principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell। यहाँ पर आप ना ये देख के आंसर मार्क कर सकते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल्स यानी मटेरियल का पैकेजिंग कौन करता है, डिलीवर कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी ऑपरेटस करता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन डैश। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। आप यहाँ से ये भी याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के साथ साथ जो अर्किया होते हैं ना उनमें भी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इन गोल्जी ऑपरेटर्स द मैच्योरिंग फेस इज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गोल्जी ऑपरेटर्स में जो मैच्योरिंग फेस होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गोल्जी ऑपरेटर्स जो होता है वो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है और उसका जो एक फेस होता है ना वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है और ये जो एक फेस होता है वो न्यूक्लियस की तरफ होता है। तो इस फेस को हम कहते हैं सिस फेस और जो मेम्ब्रेन की तरफ होता है यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो फेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस। तो यहाँ पे जो ट्रांस फेस होता है ना वो होता है मैच्योरिंग फेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉनकेव ट्रांस फेस। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम आर द फ्लैट मेम्ब्रेन इन क्लोथ सैक्स प्रेजेंट इन गोल्जी ऑपरेटस नोन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्जी ऑपरेटस में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ थैली के टाइप का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन इंटरसेल्यूलर डाइजेशन एंड आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि डाइजेशन का काम करता है सेल के अंदर और उसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम को हम ऐसा कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है। अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेल काम नहीं करता तो ये वहाँ पर जाके फट जाता है और उसको ख़त्म कर देता है और अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पर आपको ना कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है। तो पहला इन्होंने दिया है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो एटीपी होता है उसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का डी। तो यहाँ से ना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले का डी केवल और केवल एक ऑप्शन में ही है। इस तरह से ना आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोटीन की बात आएगी ना आप राइबोसोम आंसर मार्क कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन के प्रोडक्शन की बात आएगी तब राइबोसोम, लेकिन अगर प्रोटीन या लिपिड्स के पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम अगर उसमें पूछा है तो वहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस ही होगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे राइबोसोम का ये वाला होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइसोसोम, ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको आगे के स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यही वाला हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था और ये जो सेल वॉल होती है ना ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि ये जो सेल वॉल होती है किस में प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में और फंजाई में। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट सेंट्रियोल्स हैव ए डैश structure of triple microtubules which are present in pairs and arranged orthogonally after duplication। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो भी सेंट्रियोल्स होते हैं ना उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, तो वो कैसे अरेंज होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9+0 की फॉर्मेट में अरेंज होते हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना ये 3 के सेट में जो है होते हैं, यानी कि 3 3 3, ये लगभग 9 होते हैं और ये इस फॉर्मेट में अरेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज रिवर्सिबल फ्लोरेसेंट रेड एसिडिक डाई यूज टू स्टेन साइटोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल्स, कोलेजन एंड मसल फाइबर्स फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रेड कलर का एक एसिडिक डाई होता है जिससे कि साइटोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल्स, कोलेजन एंड मसल फाइबर को जब हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईओसिन का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है ना, जो भी अलग अलग टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें ये अलग अलग इंटेंसिटी का कलर प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल। फिर से आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, हिंदी में कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज मेटाबॉलिक चेंजेस असेंबल द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस फेज के टाइम पे जो सेल साइकिल होती है वहाँ पे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, असेंबल हो जाता है माइटोसिस के लिए और साइटोकाइनेसिस के लिए। माइटोसिस में सेल डिवाइड होती है और इसकी बहुत सारी फेजेस होती हैं। साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, G2 फेज, यानी कि गैप 2 फेज ऐसा होता है जहाँ पे सेल प्रिपेयर हो जाती है आगे माइटोसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है हाउ बिग आर रेड ब्लड सेल्स इन डायमीटर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो डायमीटर में कितनी हो सकती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 7.5 माइक्रोमीटर। DSSB के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, बट वहाँ पे अप्रॉक्स वर्ड लगा करके दिया था कि रेड ब्लड सेल्स का अप्रॉक्स कितना डायमीटर होता है, तो वहाँ पे आंसर था 7.0 माइक्रोमीटर। तो आप समझ लीजिए कि 7 के आसपास ही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बैक्टीरियल सेल होता है यानी जीवाणु कोशिका, उसकी लेंथ कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर यानी 3 to 5 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है
और ये वाला आंसर एसएससी सीबीओ में यही करेक्ट माना गया था। लेकिन अगर आप इसको गूगल करेंगे ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, लेकिन आपको इन्हीं का याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल ए ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज ए लूज शीथ टाइप। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स को आप क्या कहेंगे और ये ढीले आवरण की तरह होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको कहते हैं स्लाइम लेयर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, लेकिन इनका जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और इसी में एक पार्ट होता है स्लाइम लेयर। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज समटाइम कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ द नॉर्मल नंबर टू फॉर्म स्पर्म एंड एग। अब ये क्वेश्चन अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाली तो आप इसको 1 सेकेंड में आंसर मार्क कर सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पे स्पेशली बताया था कि जो रिडक्शन डिवीजन होता है उसको हम कहते हैं मायोसिस। सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है माइटोसिस और एक तो होता है मायोसिस। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो माइटोसिस होता है ना इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, इसी वजह से इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और ये जो मायोसिस होता है ना इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसी वजह से इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सेल फाउंड इन दी बोन मैरो एक्ट्स एज ए रिपेयर सिस्टम फॉर दी बॉडी। यहाँ पे कह रहे हैं कि बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में कौन सा सेल पाया जाता है जो कि बॉडी का रिपेयर सिस्टम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेम सेल। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ए सेल कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल का कौन सा पार्ट होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदलता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है एटीपी के फॉर्म में, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सेल एनालिसिस टेक्निक इज यूज्ड to rapidly analyze single cells or particles as they flow through single or multiple lasers while suspended in a buffered salt based solution। ये क्वेश्चन हाई लेवल का था। यहाँ पर आपसे पूछा था कि जो सेल एनालिसिस की टेक्निक है जिसमें सेल को हम बफर्ड सॉल्ट बेस्ड सोल्यूशन में डाल के वहाँ से हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लो साइटोमेट्री उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द सेल, द डीएनए। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल का कौन सा कॉम्पोनेंट यानी कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो कि हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है यानी कि डीएनए को कंटेन करता है, और ये भी हमने अच्छे से कवर किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस जो होता है वो कंटेन करता है डीएनए को। अगला क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर कोई सेल डिवाइड होती है तो सबसे पहले काइरियोकाइनेसिस होता है यानी कि सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, इन सेल्स प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन डैश। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल में जो प्रोटीन होते हैं वो कौन सिंथेसाइज करता है या किसके द्वारा वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन फैक्ट्री जो कि राइबोसोम है। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्पेशलाइजेस in oil synthesis and storage and is mainly found in the layer of cells in pollen grain that develop pollen grain। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा फॉर्म होता है जो कि ऑयल को सिंथेसिस एंड स्टोर करता है। सेल वाले टॉपिक में जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको अलग से भी बताया था कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है एमाइलोप्लास्ट, एक होता है एल्यूरोप्लास्ट और एक होता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट जो होता है वो फैट्स यानी कि ऑयल को स्टोर करके रखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा रिक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दी प्रोसेस ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमीबा अपना जो खाना खाता है वो किस प्रोसेस से खाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको कहते हैं इंडोसाइटोसिस। मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम सेल का ईटिंग प्रोसेस कहते हैं, पिनोसाइटोसिस को हम सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस कहते हैं।
यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि जब भी कोई भी सेल किसी भी चीज़ को अंदर लेती है ना, उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि जो फेगोसाइटोसिस है या पिनोसाइटोसिस है, यहाँ पे सेल कोई चीज़ अंदर ले रही है तो ये दोनों एंडोसाइटोसिस का पार्ट हैं। यानी कलेक्टिवली हम इन दोनों को बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर सेल कोई चीज़ बाहर निकालती है ना, उसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ पे फूड को अंदर लेती है, तो आप यहाँ से भी कर सकते थे क्योंकि इंडो का मतलब होता है इन। अगला क्वेश्चन है विच सेल्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरिलेमा सेल्स आर द मेन ग्लियल सेल्स इन द पीएनएस एंड प्ले एन एसेंशियल रोल इन द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी सेल है जिसको हम न्यूरिलेमा सेल कहते हैं, और ये मेन ग्लियल सेल होती हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं न्यूरॉन के सर्वाइवल और फंक्शन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्क्वान सेल्स ये मेन ग्लायल सेल होती हैं। अगला क्वेश्चन है एट हाई डोजेस डैश kills cancer cell or slows their growth by damaging their DNA. Cancer cells whose DNA is damaged beyond repair stop dividing or die. When the damaged cells die, they are broken down and removed by the body. यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसके हाई डोज से जो कैंसर सेल होती है उसको किल कर दिया जाता है या फिर उनकी ग्रोथ को स्लो कर दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडिएशन थेरेपी से ऐसा किया जाता है। ये जो कैंसर होता है ये तब होता है जब सेल का अनकंट्रोलेबल डिवीजन होने लगे। अगला क्वेश्चन है इन ए प्लांट डैश इज प्रेजेंट इन द मिडिल लैमेला primary cell and secondary walls and accumulates in the initial stages of development during cell expansion। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट में कौन सी चीज प्रेजेंट होती है मिडिल लैमेला में, और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में इकट्ठी होती है, और सेल जब एक्सपैंड करता है ना तो ये एक्यूमुलेट हो जाती है वहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेक्टिन। ये जो मिडिल लैमेला है ना, ये सीमेंट का काम करता है। इसका मतलब कि प्लांट सेल में अगर दो एडजॉइनिंग सेल्स है ना, उनके बीच में ये पाया जाता है, और जब सेल एक्सपैंड कर रही होती है तो ये वहाँ पे काम आता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी चीज़ केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इन प्लांट सेल डैश आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट सेल में वो कौन सा ऑर्गेनेल है जहाँ पे स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन जो है वो स्टोर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, और इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलाइयोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लांट सेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी विशेषता है प्लांट सेल की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिखा है कि प्लास्टिड एब्सेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्लास्टिड तो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा कि एब्सेंट होता है, तो ऐसा नहीं होता, वैक्यूल भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लांट सेल हैव ए बिग सेंट्रल डैश अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल डैश एनिमल सेल। यहाँ पर आपको इन 2 फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है या कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट में बड़ा होता है और जो एनिमल सेल होता है ना उसमें छोटा होता है। तो मैंने आपको बताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल में बड़े और परमानेंट होते हैं, और जो हमारा एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल्स छोटे नंबर में होते हैं और टेम्पोरेरी भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल का जो वैक्यूल होगा वो बड़ा होगा, परमानेंट होगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज द केमिकल प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा केमिकल प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो लिविंग स्टेट होती है सेल की ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसको ये कंट्रोल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें वो सारे रिएक्शन होते हैं जो कि किसी बॉडी के सेल में होता है, जैसे कि एनर्जी का बनना, रिप्रोडक्शन होना, हेल्थ वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन है What is the outermost layer found in the cell envelope of the bacterial cell called? यहाँ पे आपसे कह रहा है outermost layer बैक्टीरियल सेल की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। यहाँ पर आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है। सेल साइकिल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे दो फेज होता है, एक तो होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ये जो इंटरफेज या रेस्टिंग फेज होता है ना सेल का, वहाँ पे सबसे पहले आता है G1 यानी कि गैप 1 फेज, उसके बाद आता है सिंथेसिस, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है। उसके बाद फिर से आता है G2 यानी कि गैप 2 फेज, उसके बाद आता है एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज, जहाँ पे सेल एक्चुअली में डिवाइड होता है। और ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, इंटरफेज या रेस्टिंग फेज, यहाँ पे सेल तैयार हो रही होती है डिवाइड होने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। G1 जो होता है ये पहला फेज होता है जहाँ पे सेल ग्रो करती है, तो फर्स्ट का बी हो जाएगा। दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे एस आता है, एस का मतलब होता है सिंथेसिस, तो यहाँ पे जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है, सेकंड का ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो G2 फेज होता है इसको हम गैप 2 फेज कहते हैं। यहाँ पे जो सेल होती है वो फिर से रीऑर्गेनाइज होती है और वो मिटोसिस के लिए रेडी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एम फेज है जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं, तो इसमें जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है और बाद में इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, तो इसका ये हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच थिन फ्लेक्सिबल बैरियर सेपरेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सा बैरियर होता है या कौन सी झिल्ली होती है जो सेल के बाहरी जो इन्वायरमेंट होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उससे अलग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले स्टेटमेंट में ये लिखा है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स के और शीट के, तो ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा कोशिकांग है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो प्लास्टिड होता है ना वो एनिमल सेल में नहीं होता। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब होता है, तो आप याद रखिएगा पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट, तो ये जो प्लास्टिड होता है ये प्लांट सेल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांट सेल। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट प्लांट सेल के बारे में करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है सेल वॉल ऑफ ए प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी है द प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइड बाय माइटोसिस। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि माइटोसिस के द्वारा ही सेल डिवाइड होती है और ये कह रहे हैं कि नहीं डिवाइड होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये प्लांट सेल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी भी आंसर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो उस टाइम में अगर आपको श्योर नहीं है कि ये वाला आंसर होगा या नहीं, तो आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी है, इसमें लिखा है कि प्लांट सेल जो होते हैं उनका जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जनरली जो सारे प्लांट सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये तीनों अगर सही हैं तो यही वाला गलत होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस है वो बैक्टीरिया में मिलते हैं। सेकेंड यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम आर फाउंड इन एनिमल सेल। थर्ड यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन फंगल सेल। फोर्थ स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। अब यहाँ पे ऑप्शन 4 कह रहा है कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये तो गलत है, प्लांट सेल यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है और न्यूक्लियस है ये फंगल सेल में होंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होते हैं, फंगल सेल में नहीं, या फिर एनिमल सेल में नहीं। ऑप्शन बी है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम एनिमल सेल में मिलते हैं,
तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। पहला यहाँ पे जो लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस बैक्टीरिया में होते हैं, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना वो बैक्टीरिया में नहीं होता, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे एंड होता है 68 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए थे, और ये मैंने अलग से इसीलिए कराया क्योंकि अगर आपने सेल टॉपिक पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपके कितने स्कोर आए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।